रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 200 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। यह डेफिनेशन क्या कहती है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर surplus labor otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action। किसी वर्कमैन का टर्मिनेशन एम्प्लॉयर द्वारा अगर किया गया हो किसी भी कारण से, मेनली कारण सरप्लस लेबर होता है, बस ये कारण पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे टर्मिनेशन ना होना चाहिए, तो ये कहलाएगा रिट्रेंचमेंट। ये उसकी डेफिनेशन हुई। और क्या क्या चीज़ें रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं होंगी कि टर्मिनेशन अगर किया गया हो वॉलंटरी रिटायरमेंट कारण, अगर मान लो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो किसी ने, तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। रिटायरमेंट ऑन रीचिंग सुपर एनुएशन एज, रिटायरमेंट की एज आ गई हो किसी की तब सर्विस से टर्मिनेट हुए हों, वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा। या फिर टर्मिनेशन किया गया हो इन ग्राउंड्स पे, कौन से ग्राउंड? कंटिन्यूड इल हेल्थ, अगर लगातार किसी की तबीयत खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, वह कैपेबल नहीं है अब काम करने के लिए, इस कारण टर्मिनेशन हुआ है, वह भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी का एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसका पीरियड पूरा हो गया है, एक्सपायर हो चुका है और उसका रिन्यूअल नहीं किया गया है, तो वो भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। असेंशियल्स, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं रिट्रेंचमेंट के अंदर? इंडस्ट्री मस्ट बी कंटिन्यूइंग नॉट क्लोजर, अगर टर्मिनेशन इस कारण हुआ है कि इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है तो वह रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा, इंडस्ट्री कंटिन्यू होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस का पूरा टर्मिनेशन होना चाहिए, कुछ टेम्परेरी बेस पे उसे बाहर भेज दिया हो, पेड लीव पे भेज दिया हो, ये रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, टर्मिनेशन सर्विस का होना चाहिए। ग्राउंड क्या है? सरप्लस लेबर और स्टाफ, इसका मेन ग्राउंड रिट्रेंचमेंट का यही है, जब ज़रूरत से ज़्यादा लेबर और स्टाफ हो, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हो। सर्विस मस्ट हैव बीन कैपेबल ऑफ बीइंग कंटिन्यूड, जब वर्कमैन या लेबर है वो कैपेबल होना चाहिए, कोई ऐसा कारण ना हो जिसके कारण वो कैपेबल नहीं था, उस टाइम वो कैपेबल होना चाहिए अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, फिर भी उसे रिट्रेंच कर दिया गया। फॉर एनी प्रॉपर रीज़न, किसी भी प्रॉपर रीज़न के कारण रिट्रेंचमेंट होना चाहिए। नॉट पनिशमेंट एंड एक्सेप्शंस, जो हमने ऊपर देखा था कि पनिशमेंट के कारण नहीं होना चाहिए, जो डेफिनेशन बताया था, और ये एक्सेप्शंस देखे थे, इन कारण नहीं होना चाहिए, बाकी और जो कारण है उनको रिट्रेंचमेंट माना जाएगा। रीज़न जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इकॉनमी होना चाहिए कि कंपनी के फ़ायदे के लिए किया गया, एक्स्ट्रा लेबर के कारण कंपनी फ़ायदे में नहीं थी, या फिर कोई लेबर सेविंग मशीन इंस्टॉल कर दी गई हों जिस कारण अब लेबर की ज़रूरत नहीं थी, या फिर कोई और भी इंडस्ट्रियल और ट्रेड रीजंस, कोई और इंडस्ट्रियल और ट्रेड कारण हो, उनके कारण रिट्रेंचमेंट किया गया हो। कंडीशंस प्रेसिडेंट, जो कंडीशंस पहले पूरी करनी होंगी रिट्रेंचमेंट करने से पहले, वह क्या क्या है? वह दी गई हैं सेक्शन 25F में। ये क्या है? 1 मंथ नोटिस, एक पहले रिट्रेंचमेंट करने से 1 महीने पहले नोटिस देना होगा उसका। नोटिस में क्या क्या होगा? नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, उसमें रीजंस बताए गए हों किस कारण रिट्रेंचमेंट किया गया है। पीरियड मस्ट एक्सपायर, जो नोटिस में पीरियड दिया है, जैसे 1 महीने पहले नोटिस दिया तो 1 महीने तक वह रिट्रेंच टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसके बाद ही करेंगे, और अगर उससे पहले कर दिया सो पे वेजेस फॉर पीरियड ऑफ नोटिस, अगर उससे पहले कर दिया तो जितना पीरियड बचा था उसके पैसे देने होंगे। और क्या रिक्वायरमेंट है? पेड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 15 डेज एवरेज पे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो है वो करीब 15 दिन की एवरेज पे होगी, वो पहले पे करनी होगी, उसके बाद ही रिट्रेंचमेंट होगा। उस वर्कमैन की सर्विस जो हो कंटिन्यूस सर्विस नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस उसकी होनी चाहिए। इफ कंडीशंस नॉट कंप्लाइड रिट्रेंचमेंट वॉइड एब इनिशियो, अगर ये कंडीशंस कंप्लाई नहीं की गई, इनका पालन नहीं किया गया, तो रिट्रेंचमेंट वॉइड एब इनिशियो शून्य माना जाएगा, शुरू से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो यूजलेस होगा।
ये कंडीशंस प्रेसिडेंट होगी। अब देखेंगे प्रोसीजर क्या है रिट्रेंचमेंट करने का। प्रोसीजर दिया है सेक्शन 25G में। सेक्शन 25G में इनकॉर्पोरेट उसमें अंदर निहित किया गया है रूल लास्ट कम फर्स्ट गो। जो सबसे लास्ट में आया है वह सबसे पहले निकलेगा, वह सबसे पहले जाएगा। और फर्स्ट कम लास्ट गो, जो सबसे पहले आया है वह सबसे बाद में जाएगा, उसको सबसे बाद में निकाला जाएगा। सेक्शन 25G एप्लीकेबल ओनली इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। सेक्शन 25G जो है वह तभी लागू होगा जब ये नीचे दी गई सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हों। वह क्या, जो पर्सन है वह वर्कमैन हो अंडर सेक्शन 2S, अंडर सेक्शन 2S के अंडर वह वर्कमैन डिफाइंड हो। और दूसरा, वह आदमी भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन हो। जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है वह इंडस्ट्री हो अंडर सेक्शन 2J। ओके, वो वर्कमैन जो है ही शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, वह किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जैसे अनस्किल्ड, स्किल्ड, मैनुअल लेबर, टेक्निकल लेबर। ओके, इसके अंडर। और कोई एग्रीमेंट ना हो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जो कॉन्ट्ररी हो लास्ट कम फर्स्ट गो। ऐसा ना हो, जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था एम्प्लॉयमेंट का, तब उसमें कंडीशन जो दी हुई थी वह लास्ट कम फर्स्ट गो से कॉन्ट्ररी हो, उसके विरुद्ध हो, तब रिट्रेंचमेंट नहीं किया जाएगा इस कंडीशन में। ये हो गया प्रोसीजर। अब देखते हैं इस रूल को, लास्ट कम फर्स्ट गो को। रूल लास्ट कम फर्स्ट गो, जो सबसे आखिर में आया है उसको सबसे पहले निकाला जाएगा। यह स्टैट्यूटरीली इनकॉर्पोरेटेड इन अंडर सेक्शन 25G, इसको वैधानिक तौर पर निहित किया गया है, उसके अंदर लिखा गया है। ठीक है। वेयर अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, जहाँ बाकी सभी चीज़ें इक्वल हों तब ये अप्लाई होगा। जैसे अनस्किल्ड हो गए लेबर, ये सभी एक कैटेगरी में आते हैं। स्किल्ड हो गए, ये सभी एक कैटेगरी में आते हैं, इनकी आपस में सभी चीज़ें इक्वल हैं। इंटेंटेड सेफगार्ड अगेंस्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, इसका मेन इंटेंशन जो है इस रूल का ये है कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। इंटेंडेड सिक्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट, सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिले। अप्लाइड कैटेगरी वाइज। ओके, तो जैसे अनस्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर हैं। अब अनस्किल्ड लेबर में पहले व्यक्ति है, इसने ज्वाइन किया कम फैक्ट इंडस्ट्री में, दूसरा इस स्किल्ड वालों में ज्वाइन किया, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है। तो अब मान लो अनस्किल्ड लेबर से रिट्रेंचमेंट की जा रही है, सर्विस टर्मिनेट की जा रही है, ये सरप्लस है, एक आदमी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की को क्या कहते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो पहले ये 5th नंबर वाला जो है इसको निकाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 3rd नंबर वाला है, इसको निकाला जाएगा। अब ये नहीं है कि इसके बाद 3rd के बाद 2nd नंबर वाले को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, यहाँ से रिट्रेंचमेंट नहीं किया जा रहा है, रिट्रेंचमेंट यहाँ से किया जा रहा है, इस कैटेगरी से किया जा रहा है। ओके, अप्लाइड कैटेगरी वाइज। इफ रूल वायलेटेड, रिट्रेंचमेंट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अगर ये लास्ट कम फर्स्ट रूल जो है इसका वायलेशन होता है, इसका उल्लंघन होता है, तो रिट्रेंचमेंट को अवैध माना जाएगा। डिपार्चर डेविएशन फ्रॉम रूल, इस रूल से अलग भी एम्प्लॉयर चल सकता है, इसका रूल का पालन भी नहीं कर सकता, उसके कुछ ग्राउंड्स हैं। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हो तब इस रूल का पालन नहीं करेगा एम्प्लॉयर, या फिर इस रूल से डेविएट करना, इस रूल से अगर पालन ना करे, वो उसके बिजनेस के इंटरेस्ट में हो, तब भी वह रूल से डेविएट कर सकता है, उसे डिपार्चर कर सकता है, उसका पालन नहीं कर सकता। या फिर कोई स्पेशल ग्राउंड्स हो, कोई स्पेशल ग्राउंड्स हो उस कारण भी, जैसे इनएफिशिएंसी, अनरिलायबिलिटी, इरेगुलरिटी। अब मान लो अनस्किल्ड लेबर है, 1 2 3 4, ये 5वां व्यक्ति इसने ज्वाइन किया। अब यह सीधे रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है, इसने सीधे चौथे को निकाल दिया, 5वें को नहीं निकाला, तो इसमें लास्ट कम फर्स्ट को रूल अप्लाई से डेविएट हो गया, अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 4th वाला था ये इनएफिशिएंट था, ये काम नहीं करता था ठीक से अनरिलायबल था, इस पर रिलाई नहीं किया जाता, इरेगुलर था, तो ऐसे भी रूल से डेविएट कर सकते हैं। और रिटेन्ड स्पेशल क्वालिफिकेशंस इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अब मान लो ये 5वां व्यक्ति जो था, इस पर कुछ ऐसी स्किल्स थी, स्पेशल क्वालिफिकेशंस थी जो बिजनेस के इंटरेस्ट में थी।
जो और लोगों के पास नहीं थी, तो इसको रिटेन किया जाएगा, इसको नहीं निकाला जाएगा, फोर्थ वाले को निकाल दिया जाएगा। यह रीजंस जो होनी चाहिए सफिशिएंट होनी चाहिए, साउंड रीजंस होनी चाहिए, वैलिड रीजंस होनी चाहिए, जस्टिफाइबल कि भाई ऐसा डेविएट क्यों किया है तुमने रूल से, रूल को अप्लाई क्यों नहीं किया, ये सारे सफिशिएंट रीजन होने चाहिए, साउंड रीजन, वैलिड रीजन, जस्टिफाइबल रीजन और बोनाफाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया गया, रूल से डेविएट किया गया और सफिशिएंट और वैलिड रीजन नहीं दिए गए, तो अदरवाइज इन्फ्रेंस ये मान लिया जाएगा कि आपका मोटिव जो था इम्प्रॉपर था, अल्टीरियर कंसिडरेशन थी, मेलाफाइड थी, गलत नीयत से किया गया था, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा ये विक्टिमाइजेशन किया गया है वर्कमैन का। ये बात कही गई थी जेके आयरन स्टील वर्सेस वर्कमैन वाले केस में। बर्डन टू सब्सटेंशिएट स्पेशल ग्राउंड फॉर डिपार्चर जो है उससे नियम का पालन नहीं किया गया, उसके लिए स्पेशल ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। यह एक स्पीकिंग ऑर्डर है, एब्सेंस ऑफ मेलाफाइड नॉट सफिशिएंट, के गलत नीयत से नहीं किया केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, स्पेशल ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, कि गलत नीयत से नहीं किया, इसकी एब्सेंस क्या कहते हैं, मेलाफाइड की एब्सेंस ये सफिशिएंट नहीं है कि हमने कोई गलत नीयत से नहीं किया, क्या कहते हैं, ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, बर्डन टू प्रूव ऑन मैनेजमेंट एम्प्लॉयर, ये प्रूव करने का क्या स्पेशल ग्राउंड से, ये बर्डन जो है एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के ऊपर है, वर्कमैन के ऊपर नहीं है। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस, एम्प्लॉयर को ये रीजंस जो थे जिस कारण ऐसा रूल से डेविएट किया गया, उनका पालन नहीं किया गया, लास्ट कम फर्स्ट गो का, उसके रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इस चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ, रिट्रेंचमेंट वायलेटिंग LCFG लास्ट कम फर्स्ट गो रूल डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, अगर रिट्रेंचमेंट लास्ट कम फर्स्ट गो रूल का उल्लंघन करता है तो उस रिट्रेंचमेंट को इनवैलिड माना जाएगा, उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा, अनलेस सपोर्टेड बाय वैलिड जस्टिफाइबल रीज़न। अगर वैलिड और जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, और इनवैलिड माना जाएगा तो ट्राइब्यूनल क्या करेगी, तो जो वर्कमैन निकाला गया है, टर्मिनेट किया गया है, उसको रीइंस्टेट कर देगी, वापस सर्विस पे लगा देगी, और पे रेन्यूमरेशन, उसको मुआवजा भी दिलवाएगी। तो ये हो गया आपका रिट्रेंचमेंट। इसमें क्या क्या था पहले देख ली हमने डेफिनेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 2O में कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है वर्कमैन की एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी रीज़न के कारण, बस वो रीज़न पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, वॉलंटरी रिटायरमेंट इंक्लूड नहीं है, रिटायरमेंट किए जाने पर, रिटायरमेंट होने पर इंक्लूड नहीं है, और टर्मिनेशन होना किस कौन से ग्राउंड्स पे, कि हेल्थ जो है ठीक नहीं थी इस कारण, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया इस कारण, ये सब रीजंस रिट्रेंचमेंट में नहीं आते। एसेंशियल्स क्या है रिट्रेंचमेंट के, इंडस्ट्री कंटिन्यू होनी चाहिए, इंडस्ट्री क्लोज होने पर टर्मिनेशन को रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, सर्विस खत्म की जानी चाहिए, कोई टेम्परेरी बेस पे नहीं होना चाहिए। ग्राउंड्स क्या होनी चाहिए, मेनली जो सरप्लस लेबर, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर थी, तो सर्विस मस्ट हैव बीन कैपेबल ऑफ बीइंग कंटिन्यूड, लेबर सर्विस को कंटिन्यू करने के कैपेबल होना चाहिए, फॉर एनी प्रॉपर रीजन, किसी भी प्रॉपर रीजन के कारण होना चाहिए, पनिशमेंट और एक्सेप्शंस के को छोड़ के। ठीक है, प्रॉपर रीजन रेशनल होनी चाहिए, इकॉनमी होनी चाहिए, या फिर कोई लेबर सेविंग मशीन लगा ली गई हो इस कारण, या फिर कोई और इंडस्ट्रियल और ट्रेड रीजन्स हो। कंडीशंस प्रेसिडेंट, कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं पूरी करने के लिए जिस रिट्रेंचमेंट होने से पहले, वो है सेक्शन 25F में दी गई है कि एक महीने का पहले नोटिस देना चाहिए, नोटिस कैसा होना चाहिए, नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, उसमें रीजंस बताए गए होने चाहिए, और पीरियड, नोटिस का पीरियड एक्सपायर होने पर ही रिट्रेंचमेंट किया जाएगा, उससे अगर पहले किया तो जो नोटिस पीरियड का जो टोटल टाइम है उसका वेजेज जो है वो पे करनी पड़ेंगी। रिट्रेंचमेंट करने से पहले रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा जो करीब 15 दिन की एवरेज पे के बराबर है, उस वर्कमैन ने कंटिन्यूस सर्विस की हो, नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल की तो कंटिन्यूस सर्विस उसकी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस क्या कहते हैं लागू नहीं हुई, उनको अप्लाई नहीं किया गया, तो रिट्रेंचमेंट वर्ड एब अनिश्यू माना जाएगा, शुरू से ही यूजलेस माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। प्रोसीजर क्या है रिट्रेंचमेंट करने का, प्रोसीजर है 25G में दे रखा है, 25G में जो रूल बताया हुआ है वो है लास्ट कम फर्स्ट गो और फर्स्ट कम लास्ट गो, पहला आया वह सबसे आखिर में जाएगा और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। 25G एप्लीकेबल है अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हैं, वो हैं, अगर पर्सन वर्कमैन होना चाहिए अंडर सेक्शन
2S और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2J। वह वर्कमैन जो है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। उसके एम्प्लॉयर उसके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो जिसमें कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिसमें कि कोई कंडीशन हो जो लास्ट कम फर्स्ट गो से कॉन्ट्ररी हो, उसके विरुद्ध हो। रूल जो है लास्ट कम फर्स्ट गो यह स्टेटूटरीली इनकॉर्पोरेटेड है अंडर सेक्शन 25G में, जहाँ बाकी सभी चीज़ें इक्वल हों वहाँ अप्लाई होता है। इंटेंशन क्या है इसकी? डिस्क्रिमिनेशन से सेफ गार्ड करना और इक्विटेबल ट्रीटमेंट को सिक्योर करना। यह रिट्रेंचमेंट जो होता है फर्स्ट लास्ट कम फर्स्ट गो वाला रूल जो है कैटेगरी वाइज होगा। जैसे अनस्किल्ड लेबर है तो उनकी कैटेगरी में अलग होगा, स्किल्ड लेबर है उनका अलग होगा। इफ़ रूल वायलेटेड, अगर रूल वायलेट हो रहा है तो रिट्रेंचमेंट जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा। इस रूल से हम डेविएट कैसे कर सकते हैं? इसको अप्लाई कब नहीं कर सकते? जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हो या फिर बिजनेस के इंटरेस्ट में हो या फिर कोई स्पेशल ग्राउंड्स हो। स्पेशल ग्राउंड्स कैसे? कोई वर्कमर इनएफिशिएंट हो, अनरिलायबल हो, इरेगुलर हो, तो उसे ज़रूरी नहीं कि वो सबसे लास्ट वाले को पहले निकालेंगे, उससे उससे बाद में जो आया उसे पहले निकालेंगे, उसको भी पहले निकाल सकते हैं। जैसे फोर्थ इनएफिशिएंट है, अनरिलायबल है, अनरेगुलर है, तो इसको पहले निकाल देंगे बजाय फिफ्थ के। या फिर कोई वर्कमैन क्या कहते हैं उसे रिटेन किया जा सकता है अगर उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो बिजनेस के इंटरेस्ट में है। मान लो फिफ्थ के पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो बिजनेस के इंटरेस्ट में है, तो फिफ्थ को छोड़ के क्या कहते हैं फोर्थ को पहले निकाल दिया जाएगा। सफिशिएंट जो रीजंस होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, साउंड रीजन होनी चाहिए कि हमने क्यों नहीं अप्लाई किया लास्ट कम फर्स्ट को। वैलिड होनी चाहिए, जस्टिफाइबल होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, रूल से डेविएट कर रहे हैं और वैलिड और सफिशिएंट रीजंस नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा, इन्फ्लुएंस कर लिया जाएगा, मोटिव इम्प्रॉपर है, अल्टीरियर कंसिडरेशन मेलाफाइड, गलत नीयत से किया गया था, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा ये, और ये लेबर का विक्टिमाइजेशन हुआ। यह बात जेके आयरन स्टील वर्सेस वर्कमैन में कही गई थी। यह बर्डन सब्सटेंस करने का क्या कहते हैं स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए डिपार्चर का। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर है, एब्सेंस ऑफ मेलाफाइड नॉट सफिशिएंट, के गलत नीयत से नहीं किया, केवल यही सफिशिएंट नहीं है, रीज़न भी बताना पड़ेगा किस कारण किया है। ठीक है, बर्डन टू प्रूव इसे सब प्रूव करने का, रीज़न प्रूव करने का बर्डन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, वर्कमैन के ऊपर नहीं होता। एम्प्लॉयर को ये सब रीज़न जो है रिकॉर्ड करके रखने चाहिए। अगर रूल से वायलेट वो किया है, डेविएट किया है, उसको अप्लाई नहीं किया है, रिट्रेंचमेंट वायलेटिंग LCFG लास्ट कम फर्स्ट को रूल, तो वह रिट्रेंचमेंट इनवैलिड करार दिया जाएगा अनलेस सपोर्टेड बाय वैलिड और जस्टिफाइबल रीज़न। अगर वैलिड और जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है और डेविएट किया है बिना वैलिड और जस्टिफाइबल रीज़न के, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, उस आदमी को वापस रिइंस्टेट कर दिया जाएगा, वापस सर्विस पे लगा देंगे उस वर्कमैन को, उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, रेन्यूमरेशन मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिट्रेंचमेंट। अगर रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ले ऑफ क्या होता है।